Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जनरल प्रोसीजर्स इन मशीन डिज़ाइन। कि कभी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हम वो सारे एक प्रोसीजर के फॉर्म में असेंबल करते हैं ताकि हम उस चीज़ को लाइन बाय लाइन इम्प्लीमेंट करते चले जाएं और हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो और पूरा पूरा प्रोसीजर फॉलो होते हुए एक परफेक्ट जो भी आपका मशीनिंग ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई प्रोसीजर तैयार करते हैं तो हमें ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं या हम जो भी करने जा रहे हैं उसका एम क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है और उसकी नीड क्या है, किस वजह से हम ये करने जा रहे हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें इस चीज़ को ऑप्ट करना पड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नीड फॉर द पर्टिकुलर डिजाइन या रिकॉग्निशन ऑफ नीड भी हम कह सकते हैं। तो टू मेक अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इंडिकेटिंग द नीड और एम और पर्पस फॉर विच द मशीन इज टू बी डिजाइन। हम जो भी डिजाइनिंग करने जा रहे हैं हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है उस डिजाइनिंग को करने का और उसकी ज़रूरत कहाँ पर है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इस डिज़ाइन को करना है या इस पर्टिकुलर मशीनिंग में हमें चेंजेस लाने हैं जो भी हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज सिंथेसिस या मैकेनिज्म। जो भी हम बनाने जा रहे हैं, हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन सी मशीनिंग होगी, कौन सा रॉ मटेरियल होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, वो सब आ जाता है आपके मैकेनिज्म में। दैट मीन्स सेलेक्ट द सिलेक्शन विल गिवन द डिजायर्ड मोशन, यानी कि जो भी हम प्रोसीजर फॉलो करने जा रहे हैं वो किस सीक्वेंस में होगा, किस किस मशीनिंग पर किस किस ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, वो हमारे पास एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस तैयार होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होगी वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी रखा है तो भी उस पर कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी फोर्सेस एक्ट कर रही है। नेचर में ऐसी फोर्सेस हैं जो स्टैटिक कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती है, जिसे हम स्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। तो जब हम किसी चीज की डिजाइन कर रहे हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो हमारे पास ऑब्वियस है कि हमें फोर्सेस भी लगेंगी उस ऑब्जेक्ट पे। तो जो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जिस भी एरिया पे लग रही है, कौन कौन सी फोर्सेस है, उसका क्या इफेक्ट है, किस डायरेक्शन में वो लग रही है और ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में मूव करा रही है, कौन सी जगह से कितना मटेरियल रिमूवल हो रहा है, उस अप्लाइड फोर्स की वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है, कौन कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, कौन कौन से डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं, उन सारी चीजों की एनालिसिस हम एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में करते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल सिलेक्शन। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट तैयार करने वाले हैं तो वो ऑब्जेक्ट यूं ही तो तैयार होगा नहीं, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हम बेस्ट सूटेड मटेरियल का यूज करें फॉर ईच नंबर ऑफ मशीन। जब भी हम किसी मशीन में कोई भी रॉ मटेरियल को लेकर जाने वाले होते हैं, उस पर मशीनिंग करवाने वाले होते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट सूटेबल रहेगा हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मटेरियल सिलेक्शन इसीलिए जरूरी है कि क्या एक इस ऑब्जेक्ट पर ऐसी मशीनिंग हम कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट उस मशीनिंग को बेयर कर लेगा, ऐसा तो नहीं कि इसकी सरफेस टेक्सचर चेंज हो जाए या वो जब फाइनल प्रोडक्ट में तैयार होता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाए, या फिर उस पर्टिकुलर मशीनिंग के लिए वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं सूटेबल। तो हमें इस चीज के लिए मटेरियल सिलेक्शन जरूरी होता है और मटेरियल सिलेक्शन के लिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज की एनालिसिस करनी जरूरी होती है।
देन डिजाइन ऑफ एलिमेंट, डिजाइन ऑफ एलिमेंट मतलब हम क्या डिजाइन करने जा रहे हैं। किसी पूरे एक ऑब्जेक्ट में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है, कुछ सिंपल डिजाइन भी होती है, तो हर एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट का क्या क्या एलिमेंट का क्या क्या डिजाइन है, वो किस शेप किस साइज का होगा, उस पर कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, कौन कौन से तरीके के फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगे, इसके लिए हमें प्रॉपर हर एक एलिमेंट की डिजाइन करनी होती है। जैसे कि अगर हमने मान लिया कि एक हम जग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जग मैन्युफैक्चर करने में जग का प्रॉपर शेप क्या होगा, जग के शेप में हैंडल भी लग रहा है, तो हैंडल का जो एक एलिमेंट हैंडल हो गया, तो हैंडल पे कौन सी स्ट्रेसेस लग रही है, हैंडल कितने साइज का होगा, हैंडल किस शेप का होगा, वो उसके नीचे का जो बेस होगा वो कैसा होगा, वो जो ऊपर की जो शेप है वो कैसी होगी, वो सर्कुलर होगी या उसमें कुछ कॉनिकल शेप भी आएगा। वो सारी चीजों की एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट की डिजाइन हम करते हैं और उस पर जनरेट होने वाली स्ट्रेसेस की भी डिजाइनिंग की जाती है, एनालिसिस की जाती है। देन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफाई करना किसी भी चीज को, यानी कि उसमें उसकी प्रॉपर्टी में एनहेंसमेंट कर देना, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देना। Modify the size of member to agree with the past experience and judgment or to facilitate manufacturer. The modification may also be necessary by consideration of manufacturing to reduce overall cost. अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं और उसका हम पहले भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्टिकुलर चीज हमारे पास अवेलेबल है, तो हम नया खर्च करके फिर से नया कुछ बनाएं, उससे बेटर होता है कि हम पुराने डिजाइन में ही कुछ मॉडिफिकेशन कर दें और उसे हम न्यू एक्सपीरियंस में कंसीडर करें। तो उस न्यू एक्सपीरियंस को कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करने के लिए भी एनालिसिस करते हैं कि हमें उस जो हमारे पास पास्ट डिजाइन अवेलेबल है उसमें कौन सी जगह पे क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं हम, जिससे कि इसकी जो क्वालिटी है वो इनहेंस कर जाए और हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो और भी ज्यादा अच्छे से कम टाइम में लो कॉस्ट में हो पाए। नेक्स्ट है डिटेल्ड ड्राइंग। जब भी हम कोई चीज बना रहे होते हैं या कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्या बनाने वाले हैं, उसकी एक छवि हमारे पास होनी चाहिए कि बनने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हमारे पास ड्राइंग होनी जरूरी है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, और वो ड्राइंग केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट की ड्राइंग नहीं होगी, हर एक एलिमेंट की ड्राइंग होगी, उसका टॉप व्यू, उसका साइड व्यू, उसका बॉटम व्यू, उसका फ्रंट व्यू, उसका बैक व्यू, सारे व्यू उस एक डिजाइन में, उस एक ड्राइंग में हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं, ताकि हमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर ड्राइंग हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे लिए एनालिसिस करने में बहुत आसानी हो जाती है। ड्रॉ द डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द असेंबली ऑफ मशीन विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सजेस्टेड। जो भी हम डिजाइन या जो भी ड्राइंग तैयार कर रहे होते हैं उसमें हर एक एलिमेंट या हर एक जो पार्ट होता है उसकी प्रॉपर मेजरमेंट दी हुई होती है, कितने रेडियस का होगा या कितने डायमीटर का होगा, कितनी लेंथ होगी, कितना विड्थ होगा, वो पूरी चीजें ड्राइंग में दी हुई होती। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं फिर हम प्रोडक्शन की तरफ। जब हमारे पास ये सारे एस्पेक्ट्स हम फॉलो कर चुके होते हैं और इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम खरे उतर चुके होते हैं, तब हम प्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं और किसी भी फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो प्रोडक्शन क्या है, द कंपोनेंट एज पर द ड्राइंग इज मैन्युफैक्चर्ड इन द वर्कशॉप एंड द फ्लो चार्ट फॉर द जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन इज शोन इन फिगर। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन। ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं जब भी हम किसी मशीन की डिजाइन करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की डिजाइनिंग करते हैं, तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट से होकर गुजरते हैं और इनको प्रॉपर हमारे पास डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन भी होती है और डिटेल्ड एक एनालिसिस करके हम रिजल्ट तैयार करते हैं या डाटा तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर करना है या कुछ हम बनाने वाले हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ये मटेरियल जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट है कि आपको मटेरियल या तो मेटल्स हो सकते हैं और उनके अलॉयज हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया। तो मेटल्स हो सकते हैं और उनके अलॉयज हो सकते हैं, पहली बात।
दूसरे मटेरियल क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, जैसे ग्लास, रबर, वुड, इन सब का हेल्प से हम कुछ बना रहे होते हैं। तो दो ही मटेरियल आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तो मेटल्स में भी अब दो तरीके के पार्ट्स में मेटल्स होते हैं, एक तो आपका आता है फेरस मेटल, दूसरा आता है नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल जिसमें Fe कंटेंट है, नॉन फेरस मेटल जिसमें Fe कंटेंट नहीं है, ये भी आप कह सकते हो। मेटल्स को हमने क्लासिफाई किया, फेरस मेटल आर दोज विच हैव द आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। ऐसे मेटल्स जिसमें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में, मतलब और तो अलॉयज होंगे ही होंगे, लेकिन ज्यादा अमाउंट में आपको आयरन की या Fe की उसमें प्राइम होगा वो एलिमेंट, तो वो एलिमेंट आपके, वो मेटल्स आपके फेरस मेटल कहलाएंगे, जिसमें आयरन आपका प्राइम मेंबर होगा या प्राइम एलिमेंट होगा या प्राइम मेटल होगा। नेक्स्ट है नॉन फेरस मेटल। तो द नॉन फेरस मेटल्स आर दोज विच हैव अ मेटल अदर देन आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, टिन, जिंक एक्सेट्रा, जिसमें आयरन भी हो या नहीं भी होता है, लेकिन आयरन एक प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो करके बाकी और एलॉयज जो होंगे वो प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, या फिर मिक्सड भी हो सकता है, हर एक का रेशियो कॉमन नहीं होगा, नॉन फेरस मेटल होंगे।